1947 के बाद हिंदुस्तान एक अलग मोड़ पर था। पंजाब और पूर्वी बंगाल दंगों की आग में झुलस रहा था। गांधी अकेले ही दंगों को संभाल रहे थे। सरदार पटेल सारे राजा महाराजाओं को हाँककर हिंदुस्तान में रखने का भागीरथी कार्य कर रहे थे। और इस सबके के बीच दो बेहद दिलचस्प और समझदार लोग अपने अपने दिल में मोहब्बत की आग लिए एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उनमें से एक आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला था और दूसरा इस नए मुल्क के पहले गवर्नर जनरल की पत्नी। कहते हैं कि मोहब्बत वो आतिश है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। कब हो जाए, किससे हो जाए, कहाँ हो जाए और क्यों हो जाए, कोई नहीं जानता। जब यह आग लगी तब जवाहरलाल नेहरू की उम्र 58 थी और एडविना 47 की होने जा रही थी। लेकिन मोहब्बत तो किसी भी उम्र की हो, बेपनाही होती है। नेहरू कम उम्र में ही विधुर हो गए थे और फिर कमला कौल से उनका वैवाहिक जीवन भी सफल नहीं रहा था। यह बात खुद नेहरू ने भी स्वीकार की है। कमला एक सीधी सादी कश्मीरी लड़की थी और नेहरू ने अपने 7 साल के लंदन प्रवास में एक ख्वाब जैसी जिंदगी जी थी। अच्छी पढ़ाई, शानदार सोहबतें, बेहतरीन शामें, हसीन रातें, खुली, उन्मुक्त और आजाद जिंदगी। एडविना और डिकी के बीच में भी सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता रह गया था। इंग्लैंड में एडविना के कुछ रिश्ते पहले ही सुर्खियां बटोर चुके थे। जब डिकी हिंदुस्तान के वायसराय बनकर आए तब एडविना उनके साथ आना ही नहीं चाहती थी, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। पंडित नेहरू की शख्सियत को डिकी और एडविना दोनों ही पसंद करते थे और शायद इसका फायदा आज के हिंदुस्तान को विभाजन के वक्त हुआ। जब बात कश्मीर पर आकर रुकी तब एडविना ने एक अहम किरदार निभाया। मॉर्गन जेनेट ने अपनी किताब एडविना माउंटबेटन अ लाइफ ONF हर ऑन में लिखा है कि वे नेहरू को समझाने मशोबरा एक हिल स्टेशन ले गए। इस वाक्य को एडविना ने अपनी चिट्ठी में कबूल किया। तुम्हें जवाहर मशोबरा ले जाकर तुमसे बात करना मेरा जुनून बन गया है। वे पहले भी वहां जा चुके थे। दोनों के बीच में यह रिश्ता मई 1948 के पहले ही शुरू हो चुका था, पर गहराया उसके बाद ही। मशोबरा की सैर में डिकी और बेटी पामेला भी उनके साथ थे। लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू और एडविना की बढ़ती दोस्ती को बहुत करीब से देख रहे थे। वे ऐसा क्यों कर रहे थे, यह समझना आसान भी है और मुश्किल भी। जवाहरलाल जहां भी कहीं जाते, एडविना के लिए तोहफे खरीदते। उन्होंने इजिप्ट से लाई गई सिगरेट, सिक्किम से फर्न, एक तरह का पौधा और एक बार उड्डीसा के सूर्य मंदिर में उकेरी हुई कामोत्तेजक तस्वीरों की किताब एडविना माउंटबेटन को भेजी। नेहरू और एडविना का रिश्ता माउंटबेटन की जिंदगी के सबसे बड़े काम यानी विभाजन को आसान बना रहा था। वे यह भी समझते थे कि नेहरू के लिए एडविना उन्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए कहीं ना कहीं वे इसे बढ़ावा भी दे रहे थे। ब्रिटिश इतिहासकार फिलिप जैगलर ने माउंटबेटन की जीवनी में एक चिट्ठी का जिक्र किया है जो डिकी ने अपनी बेटी पैट्रिशिया को लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था, तुम किसी से इसका जिक्र न करो, पर यह हकीकत है कि एडविना और जवाहर एक साथ बड़े ही अच्छे दिखते हैं और दोनों एक दूसरे पर अपना स्नेह भी व्यक्त करते हैं। मैं और पामेला, उनकी दूसरी बेटी, वह सब कुछ कर रहे हैं जो उनकी मदद कर सकता है। मम्मी इन दिनों काफी खुश रहती हैं। भारत आने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने जब गवर्नमेंट हाउस में पहली गार्डन पार्टी दी तो लोग ये देखकर दंग रह गए कि जवाहरलाल नेहरू एडविना के कदमों पर जमीन पर बैठकर डांस शो का आनंद उठा रहे हैं। हालांकि कुर्सियों की कमी पड़ जाने की वजह से भारत के भावी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था, लेकिन लोगों की नजर से ये छिप नहीं सका कि आखिर नेहरू एडविना के ही पैरों के पास क्यों बैठे। पार्टी के तुरंत बाद एडविना अपनी बेटी पामेला के साथ नेहरू के घर गई थीं। दिलचस्प बात यह थी कि इस बार लॉर्ड माउंटबेटन उनके साथ नहीं थे। वैसे तो लॉर्ड वेविल के जमाने से ही नेहरू गवर्नमेंट हाउस के स्विमिंग पूल में तैरने जाया करते थे, लेकिन तब कोई इस बारे में बात नहीं करता था। लेकिन जब एडविना माउंटबेटन भी इस स्विमिंग पूल में नेहरू के साथ तैरती हुई देखी जाने लगी तो लोगों ने इन दोनों के संबंधों के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। सलमान रुश्दी के चचा शाहिद हमीद ने 31 मार्च 1947 को अपनी डायरी में लिखा था, माउंटबेटन दंपत्ति के भारत पहुंचने के 10 दिनों के भीतर ही एडविना और नेहरू की नजदीकियों पर भौहें उठना शुरू हो गई हैं। रेड क्रॉस के एक समारोह में खींची गई तस्वीरों में ये साफ कैद हुआ कि किस तरह एडविना नेहरू को प्यार से निहार रही है। कद्दावर कांग्रेस नेता अबुल कलाम आजाद की आंखों से भी ये बात छिप नहीं सकी और उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा, नेहरू माउंटबेटन से तो मुतासिर हैं ही,
लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो लेडी माउंटबेटन से मुतासिर हैं। नेहरू की आकर्षक शख्सियत का असर न सिर्फ माउंटबेटन दंपत्ति पर पड़ा, बल्कि उनकी 17 साल की बेटी पामेला हिक्स भी उनसे बहुत प्रभावित हुई थीं। अपनी किताब डॉटर ऑफ एम्पायर में पामेला लिखती हैं, जब नेहरू ने पहली बार मुझसे हाथ मिलाया था, मैं तभी से उनकी आवाज, कपड़े पहनने के तरीके, सफेद शेरवानी और उसके बटन होल में लगे लाल गुलाब और उनकी गर्मजोशी की मुरीद हो गई थी। एक बार बीबीसी से बात करते हुए पामेला ने बताया था, मेरी माँ और पंडित जी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। पुराना मुहावरा सोलमेट उन पर पूरी तरह लागू होता था। मेरे पिता बहुमुखी थे, जबकि मेरी माँ अपने आप में ही रहना पसंद करती थी। वो बहुत लंबे समय तक विवाहित रहे थे और एक दूसरे के बहुत नजदीक साथी भी थे, लेकिन इसके बावजूद मेरी माँ अकेलेपन की शिकार थी। तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो संवेदनशील, आकर्षक, सुसंस्कृत और बेहद मनमोहक था। शायद यही वजह थी कि वो उनके प्यार में डूब गई। इस बीच भारत में राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद लोगों की नजर एडविना और नेहरू पर थी। नेहरू के जीवनीकार स्टेनली वॉलपर्ट अपनी किताब नेहरू अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में लिखते हैं, मैंने एक बार नेहरू और एडविना को ललित कला अकादमी के उद्घाटन समारोह में देखा था। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ था कि नेहरू को सबके सामने एडविना को छूने, उनका हाथ पकड़ने और उनके कान में फुसफुसाने से कोई परहेज नहीं था। माउंटबेटन के नाती लॉर्ड रेमसी ने एक बार मुझे बताया था कि उन दोनों के बीच महज अच्छी दोस्ती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन खुद लॉर्ड माउंटबेटन एडविना को लिखी नेहरू की चिट्ठियों को प्रेम पत्र कहा करते थे। उनसे ज्यादा किसी को अंदाजा नहीं था कि एडविना किस हद तक अपने जवाहर को चाहती थी। माउंटबेटन हर हाल में एडविना को खुश देखना चाहते थे। कई बार एडविना ने उनसे तलाक लेने की धमकी भी दी थी, पर हर बार वे कुछ ऐसा कर जाते थे कि रिश्ता बना रह जाता। एडविना से उनका रिश्ता उनकी तरक्की का रास्ता भी था। नेहरू और एडविना के रिश्ते को हम उनकी लिखी हुए चिट्ठियों से भी समझ सकते हैं। एलेक्स वॉन तुंजलेमन ने विस्तार से अपनी किताब इंडियन समर में उन चिट्ठियों का जिक्र किया है। शुरुआत में दोनों के बीच खतों का रोज आदान प्रदान हुआ, फिर हर हफ्ते। बाद में यह सिलसिला महीने में एक बार पर आकर थम गया। जवाहरलाल जहां भी कहीं जाते, एडविना के लिए तोहफे खरीदते। उन्होंने इजिप्ट से लाई गई सिगरेट, सिक्किम से फर्न, एक तरह का पौधा, और एक बार उड़ीसा के सूर्य मंदिर में उकेरी हुई कामोद तेजक तस्वीरों की किताब एडविना माउंटबेटन को भेजी और लिखा, इस किताब को पराज कर और देखकर एक बार तो मेरी सांसें ही रुक गईं। इसे मुझे तुम्हें भेजते हुए किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं हुई और न ही मैं तुमसे कुछ छुपाना चाह रहा था। एडविना इसके जवाब में लिखती हैं कि उन्हें ये मूर्तियां रिझा रही हैं। मैं संभोग को सिर्फ संभोग की तरह से ही नहीं देखती, यह कुछ और भी है। यह आत्मा की खूबसूरती जैसा है। क्या वे प्लेटोनिक लव की तरफ इशारा कर रही थी या कुछ और? एडविना जाने के बाद कई बार हिंदुस्तान आई और जब भी नेहरू इंग्लैंड गए, माउंटबेटन परिवार से मिले। वे वहां ज्यादातर वक्त एडविना की सोहबत में गुजारते और डिकी हर बार ऐसे हालात भी पैदा कर देते थे। माउंटबेटन के हिंदुस्तान से विदा होने से एक दिन पहले भारत सरकार ने उनके सम्मान में डिनर दिया था। खाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एडविना के सम्मान में एक भाषण दिया जो उनकी मोहब्बत को साफ साफ इजहार कर देता है। उसके कुछ अंश इस तरह से हैं, ईश्वर या किसी परी ने तुम्हें यह खूबसूरती, यह बुद्धिमत्ता, यह सौम्यता, यह आकर्षण और ऊर्जा दी है, और यही नहीं, तुम्हें इससे भी ज्यादा मिला है, और वह है एक कमाल का इंसानी जज्बा और लोगों की सेवा का भाव। इन सब खूबियों के मिले जुले असर ने तुम्हें एक शानदार महिला बनाया है। इस भाषण को सुनने के बाद एडविना रो पड़ी और जवाहर तो जैसे कोई अपने महबूब के बिछड़ने पर रोता है, फूट फूट कर रो दिए। कमाल है, सदके इस भाव के, इस समर्पण के और इस जज्बात के। और फिर वह 21 जून 1948 का दिन, नेहरू के जीवन की ढलती हुई शाम का शायद सबसे उदास दिन। जो इसके बारे में मौजूद है उसके आधार पर दावे से कहा जा सकता है कि उगता हुआ सुर्ख सूरज भी उस दिन उनको जर्द लगा होगा। 6 घोड़ों की बग्घी में सवार डिकी और एडविना किसी महाराजा और महारानी की तरह लग रहे थे, पर शायद किसी घोड़े को जवाहर की हालत का अंदाजा हो गया होगा और उसने आगे हिलने से मना कर दिया। उनकी विदाई को देखने आए लोगों में से किसी ने चीख कर कहा, ये घोड़े भी नहीं चाहते कि आप लोग यहां से जाएं। नेहरू का दिल भी यकीनन ऐसा ही कह रहा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उगते हुए सूरज के साथ डिकी और एडविना हिंदुस्तान से रवाना हो गए और नेहरू ठगे से रह गए होंगे। एडविना जाने के बाद कई बार हिंदुस्तान आई
और जब भी नेहरू इंग्लैंड गए, माउंटबेटन परिवार से मिले। वे वहां ज्यादातर वक्त एडविना की सोहबत में गुजारते और डिकी हर बार ऐसे हालात भी पैदा कर देते थे। एक बार वे नेहरू के साथ नैनीताल गईं। एक शाम जब उत्तर प्रदेश के गवर्नर का बेटा उन्हें शाम के भोजन पर आमंत्रित करने आया, तो उसने दोनों को आलिंगन में बंधे हुए देखा। उस आलिंगन के गवाह थे टाटा स्टील के होने वाले चेयरमैन रूसी मोदी। उनके पिता होमी मोदी उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। इधर हिंदुस्तान के राजनैतिक गलियारों में यह मशहूर हो चुका था कि अगर राम के दिल में झांक कर देखें तो सीता मिलेंगी, और नेहरू के दिल में अगर झांका तो एडविना। नेहरू की एक और जीवनी लिखने वाले एमजे अकबर बताते हैं कि इस बारे में उन्हें सबसे सशक्त प्रमाण टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके रूसी मोदी ने दिया था। अकबर अपनी किताब नेहरू द मेकिंग ऑन ऑफ इंडिया में लिखते हैं, 1949 से 1952 के बीच रूसी के पिता सर होमी मोदी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। नेहरू नैनीताल आए हुए थे और राज्यपाल मोदी के साथ ठहरे हुए थे। जब रात के 8 बजे तो सर मोदी ने अपने बेटे से कहा कि वो नेहरू के शयन कक्ष में जाकर उन्हें बताएं कि मेज पर खाना लग चुका है और सबको आपका इंतजार है। जब रूसी मोदी ने नेहरू के शयन कक्ष का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने एडविना को अपनी बाहों में भरा हुआ था। नेहरू की आंखें मोदी से मिलीं और उन्होंने अजीब सा मुंह बनाया। मोदी ने झटपट दरवाजा बंद किया और बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद पहले नेहरू खाने की मेज पर पहुंचे और उनके पीछे पीछे एडविना भी वहां पहुंच गए। आखिर ऐसी क्या बात थी कि नेहरू और एडविना एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए? खास तौर से ये देखते हैं कि भारत उन दिनों राजनीतिक झंझावात से गुजर रहा था। पामेला हिक्स कहती हैं, नेहरू बहुत ही अच्छी बातचीत करने वाले विद्वान और करिश्माई शख्स थे। नेहरू की पत्नी बहुत पहले मर चुकी थी। उनकी बेटी इंदिरा शादीशुदा थी। उनके 2 बच्चे थे और वो उन दिनों दिल्ली से बाहर रहती थी। नेहरू ने अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित को राजदूत के रूप में मॉस्को भेज रखा था। तभी उनकी मुलाकात एक बहुत ही आकर्षक महिला से होती है। दोनों के बीच एक तरह की चिंगारी पैदा होती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। पामेला हिक्स भी अपनी किताब डॉटर ऑफ एम्पायर में लिखती हैं, हाल के महीनों में जब भी मेरे पिता मेरी माँ को गुड नाइट करने जाते, उन्हें उनके आरोपों का सामना करना पड़ता कि वो उन्हें समझते नहीं हैं, वो उनकी अनदेखी कर रहे हैं, उनका व्यवहार बहुत रूखा है और वो उनका ख्याल नहीं रखते, वगैरह वगैरह। वो उनसे माफी जरूर मांगते थे, बिना ये जाने हुए कि उनसे गलती कहाँ हुई है। लेकिन नेहरू के साथ कुछ दिन पहाड़ में बिताने के बाद मेरी माँ की तरफ से आने वाले ताने बंद हो गए थे। अब जब मेरे पिता ऊपर जाते तो वो मेरी माँ को पॉकेट एटलस देखते हुए पाते। वो उन पर मुस्कुराती और चहक कर अपने डिकी डार्लिंग को गुड नाइट कहती। इस रिश्ते की वजह से कई बार दोनों के जीवन में उथल पुथल भी रही और नेहरू का तो राजनैतिक जीवन ही दांव पर लग गया था। तब एडविना ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए नेहरू को कर्तव्य को प्राथमिकता देने की सलाह दी और अंततः कह दिया कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते। तुम कितनी समझदार हो, नेहरू ने जवाब में लिखा, पर यह विवेक मुझे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं देता और जब कभी मैं वह मंजर याद करता हूँ जब मैंने तुम्हारा हाथ चूमकर तुम्हें अलविदा कहा था तो उसको याद करके मेरे दिल में हताशा उभर जाती है। अंतिम समय में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक के पास अगर कुछ था तो बस नेहरू के लिखे हुए खत, जो उनके दिल के सबसे करीब थे और जो उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक बार एडविना बहुत बीमार पड़ी और अपने ऑपरेशन से पहले उन्होंने डिकी को वे सारे खत दे दिए जो नेहरू ने उन्हें लिखे थे। उन्होंने कहा कि अगर वे नहीं बची तो उन खेतों से वे वह सब जान सकते हैं जो कभी उनके और नेहरू के बीच रहा। डिकी ने वादा खिलाफी की और खेत पहले ही PRH ली। उस ऑपरेशन रूम से एडविना सही सलामत बाहर आ गईं और उन खतों को पढ़ने के बाद भी डिकी उनन के साथ उतने ही सौम्य और समझदार बने रहे जैसे वे हमेशा थे। लेकिन एडविना इसके बाद ज्यादा समय जिंदा नहीं रही। 21 फरवरी 1960 की सुबह 7:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अंतिम समय में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक के पास अगर कुछ था तो बस नेहरू के लिखे हुए खत, जो उनके दिल के सबसे करीब थे और जो उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। एडविना की अंतिम इच्छा का ध्यान रखते हुए उन्हें समुद्र में दफनाया गया था। इस काम को अंजाम दिया इंग्लैंड के जहाज HMS वैकफुल ने और अपने प्यार को अंतिम सलामी देने के लिए नेहरू ने गेंदे के फूलों के एक पुष्प चक्र के साथ हिंदुस्तानी जहाज त्रिशूल वहां भेजा था।
दोनों ने बेहद गरिमामय तरीके से अपने रिश्ते को निभाया और उसी गरिमामय ढंग से माउंटबेटन ने अपना फर्ज निभाया। कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को किसी ने सलाह दी थी कि वे उन दोनों के रिश्ते को विभाजन में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। जिन्ना ने यह कहते हुए ऐसा करने से मना कर दिया कि यह रिश्ता एक निजी मामला है और वे इसका राजनैतिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब की बात कुछ और ही थी। अब न ऐसे लोग हैं और न ऐसी राजनीति। एडविना 1936 में बगदाद गई थी। एक शाम जब वे यूं ही घूम रही थीं, तो एक भविष्य बताने वाले आदमी ने उन्हें जल्द किसी देश की महारानी बनने की बात कही। उन्हें तरह तरह के जानवर पालने का शौक था। वे बगियाहदाद से एक गिरगिट ले आई थीं, जिसे उन्होंने गांधी नाम दिया था। 11 साल बाद यह भविष्यवाणी सही हुई। 20 फरवरी 1947 को माउंटबेटन हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय बने और बाद में भारत के पहले गवर्नर जनरल और वे महारानी। माउंटबेटन को फिल्मों का शौक था। सन 1942 में उन्होंने इंग्लैंड की सरकार की मदद से एक फिल्म बनवाई जिसका नाम था इन व्हिच वी सर्व। यह माउंटबेटन के नेतृत्व में युद्धपोत HMS केली के क्रेते की LD-2 में डूबने पर आधारित थी। नियोनल कोवार्ड द्वारा निर्देशित पिक्चर में नाविक की भूमिका एक नए कलाकार ने निभाई थी। उसके ठीक 40 साल बाद 1982 में उस नए कलाकार ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री के निवेदन पर और सूचना मंत्रालय के सहयोग से गांधी के जीवन पर अब तक की सबसे महान फिल्म निर्देशित की। जी हाँ, उस नए कलाकार का नाम था सर रिचर्ड एटनबरो। अजीब इत्तेफाक यह भी है कि नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को है और एडविना का 28 नवंबर को। दोनों की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। 1960 में जब एडविना माउंटबेटन का बोर्नियो में निधन हुआ तो उनके बिस्तर के आसपास नेहरू के कई प्रेम पत्र पाए गए। बाद में ये सारे पत्र लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंचाए गए। पामेला हिक्स बताती हैं, अपनी वसीयत में भी मेरी माँ ने नेहरू के लिखे सारे खत मेरे पिता के लिए छोड़े थे। एक पूरा सूटकेस इन खतों से लबालब भरा हुआ था। मैं उन दिनों ब्रॉडलैंड्स में अपने पिता के साथ रह रही थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम इन खतों को मेरे लिए पढ़ सकती हो? हालांकि मैं समझता हूं कि 99.9% इन खतों में ऐसा कुछ नहीं निकलेगा जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। पामेला आगे बताती हैं, कुछ दिनों तक मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने उन खतों को पढ़ा। वो गजब के थे। वो असल में भारत को बनाने की एक डायरी थी। उन खतों की शुरुआत हमेशा एक वाक्य से होती थी कि वो मेरी माँ को कितना मिस कर रहे हैं और वो उनके लिए बहुत खास हैं। खत का अंत भी वो एक निहायत निजी टिप्पणी से करते थे। उनमें कुछ भी शारीरिक नहीं था। ये सारे खत सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच लिखे गए थे और इन सभी को नेहरू ने अपने हाथ से लिखा था। नेहरू और एडविना की नजदीकी इस हद तक थी कि वो नेहरू ने बिना किसी संकोच के उपहार की मांग कर सकती थी। पामेला हिक्स बताती हैं, शायद 1948 या 49 के क्रिसमस के दिनों की बात है। नेहरू कनाडा की सरकारी यात्रा पर जा रहे थे। उन दिनों इंग्लैंड में अभी भी राशनिंग जारी थी। मेरी माँ मैक्स फैक्टर लिपस्टिक लगाती थी। उन्होंने नेहरू को लिखा, क्या आप कनाडा से मेरे लिए मैक्स फैक्टर लिपस्टिक ला सकते हैं? हमें इसमें कुछ भी अजूबा नहीं लगा, लेकिन अगर भारत में लोगों को इसका पता चलता कि एक पूर्व वायसराय की पत्नी ने प्रधानमंत्री से एक लिपस्टिक लाने के लिए कहा है, तो वहां बात का बतंगड़ बन जाता। सवाल उठता है कि नेहरू और एडविना के बीच प्रेम संबंध प्लेटोनिक थे या शारीरिक। माउंटबेटन की बेटी पामेला हिक्स सिरे से शारीरिक संबंधों को खारिज करती हैं। पामेला कहती हैं, आजकल हर चीज सेक्स तक संकुचित हो गई है। आज की पीढ़ी के लिए ये बात बहुत अजीब लग सकती है कि कोई किसी से बिना सेक्स के इतनी गहराई से जुड़ सकता है। पुराने जमाने में ये अक्सर होता था। सही बात यह है कि मेरी माँ और नेहरू को अकेले में मिलने का बहुत कम मौका मिला। वो हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। लेकिन स्वतंत्र पार्टी के नेता मीनू मसानी के बेटे और इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले जरीर मसानी ऐसा नहीं मानते। एंड्रू लोनी को दिए गए इंटरव्यू में वो कहते हैं, मेरे माता पिता नेहरू को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। नेहरू को सेक्स से परहेज नहीं था। मैं ये जानता हूं कि वो एक दूसरे को रूमानी पत्र लिखा करते थे। 50 के दशक में वो जब भी लंदन जाते थे, वो उनके साथ रात बिताया करते थे। हालांकि उनकी ये हरकत भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को पसंद नहीं आती थी। उनमें से एक मेरे चाचा थे जो बाद में भारत के विदेश सचिव बने। मुझे ऐसा नहीं लगता कि नेहरू एडविना के साथ नहीं सोए होंगे। उधर माउंटबेटन के नाती एशली हिक्स
1 फरवरी 2017 को दिल्ली टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में दावा करते हैं कि नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने उन्हें बताया था कि नेहरू तब तक नपुंसक हो चुके थे, इसलिए उनके एडविना के साथ शारीरिक संबंधों की बात फिजूल लगती है। आपको क्या लगता है कि नेहरू के रिश्ते को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी घटनाओं का सच आप जान सकें।